नमस्कार प्यारे साथियों आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। उसमें हम लोगों ने आर्क एक्सटिंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें जैसे कि आपको बताया गया था कि आर्क एक्सटेंशन दो विधियों से किया जाता है। एक हाई रेजिस्टेंस मेथड है और दूसरा लो रेजिस्टेंस मेथड या तो करंट जीरो मेथड हम बोलते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए आइए हम लोग लो रेजिस्टेंस मेथड या तो करंट जीरो मेथड इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड लो रेजिस्टेंस मेथड इसी को बोलते हैं करंट जीरो मेथड। करंट जीरो मेथड, करंट जीरो मेथड आप ये हेडिंग डाल लेंगे और इसके बारे में आप समझिएगा। हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम लोग करते क्या थे? हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम लोगों का काम ये था कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस किसी तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा लेते थे। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से होता क्या था? आर्क करंट मेरी कम होकर जीरो हो जाती थी, मतलब आर्क मेरी एक्सटिंग्विश हो जाती थी। लेकिन ये मेरा क्या है? लो रेजिस्टेंस मेथड। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा नहीं, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाऊँगा। ये लो रेजिस्टेंट मेथड है, लो रेजिस्टेंस मेथड है, तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को मैं बोलता हूँ करंट जीरो मेथड। इसमें होता क्या है? आप जानते हो कि हमारा जो सर्किट है या जो भी सप्लाई हम यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग सप्लाई की खासियत ये होती है कि अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रत्येक हाफ साइकिल में एक क्षण ऐसा आता है कि उसका मान जीरो होता है। जैसे कि मैं एक वेव फॉर्म ड्रा करूं, ये मेरी कोई एसी करंट है, ये मेरी कोई एसी करंट है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें हम ये करें प्रत्येक हाफ साइकिल में, एक हाफ साइकिल मेरा ये हुआ तो यहाँ पर जीरो पोजीशन को प्राप्त हुआ, दूसरा हाफ साइकिल मेरा ये हुआ तो यहाँ पर जीरो पोजीशन को प्राप्त हुआ, तीसरा हाफ साइकिल मेरा ये है तो यहाँ पर जीरो पोजीशन को प्राप्त हुआ। तो यही हो जाता है करंट जीरो पोजीशन। ये क्या है? करंट जीरो पोजीशन। हम करते क्या है? इसी करंट जीरो पोजीशन के दौरान, इसी करंट जैसे ही मेरा करंट, चाहे तो वो फॉल्ट करंट कह लें या तो हम कह लें आर्क करंट, या तो फॉल्ट करंट बोल दें या तो आर्किंग करंट बोल दे। जिस क्षण मेरी करंट जीरो पोजीशन को प्राप्त करेगी या जिस क्षण करंट जीरो पोजीशन पर होगी, उसी क्षण मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन करूंगा। उसी क्षण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन करके या बिल्डअप करके मैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट अक्रॉस आर्क को क्वेंच करता हूं या सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट अक्रॉस आर्क को एक्सटिंग्विश करता हूं। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एसी सर्किट की बात हो रही है, अल्टरनेटिंग सर्किट की बात हो रही, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट जीरो मेथड है, करंट जीरो मेथड मैं केवल एसी में यूज कर पाऊँगा, मैं केवल एसी में यूज कर पाऊँगा, डीसी में मैं यूज नहीं कर पाऊँगा। इसलिए यूज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डीसी में आप जानते हो स्थिर धारा प्रवाहित करती, इसमें कोई जीरो पोजीशन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप करंट जीरो मेथड का यूज अल्टरनेटिंग करंट में यूज करेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि हम एसी सर्किट ब्रेकर में इसका यूज करेंगे। होता क्या है? जैसे ही मेरा करंट जीरो पोजीशन पर आता है, जैसे ही मेरी करंट जीरो पोजीशन के क्षण पहुंची, उसी क्षण मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं या उसी क्षण मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप करके आर्क को क्वेंच करता हूं या आर्क को मैं एक्सटिंग्विश करता हूं। चलिए आइए हम लोग लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है, लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका मतलब इस विधि का प्रयोग, इसका प्रयोग एसी सर्किट ब्रेकर
में किया जाता है। इसका प्रयोग एसी सर्किट में एसी सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। और दूसरी चीज़ हम क्या बार बार बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि करंट जीरो के दौरान जैसे मेरी करंट जीरो पोजीशन पर पहुंची, बहुत क्षणिक होता है। अगर इस क्षण जहाँ पर जीरो पोजीशन को पहुंची, अगर इस क्षण हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएँ तो अगले क्षण फिर करंट हमारी बहने लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इस क्षण प्रत्येक हाफ साइकिल में एक ऐसा क्षण आता है कि जिस टाइम करंट का मान जीरो होता है। अगर जीरो होता है, अगर थ्योरेटिकली हम बात करें, अगर करंट जीरो हो जाएगी तो उस क्षण, केवल उस क्षण आर्क मेरी जीरो हो जाती होगी। लेकिन जैसे ही जीरो पोजीशन से आगे बढ़ी तो फिर मेरी करंट की कुछ वैल्यू हो गई ना। ये देखिए करंट का मान फिर से आ गया, करंट मेरी फिर से फ्लो करने लगती है। तो अगर इस क्षण, जिस क्षण मेरी करंट जीरो हुई थी, अगर मैं इस क्षण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर ले जाऊं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इतना मैं बिल्डअप कर ले जाऊं कि आर्क करंट फिर से रिस्ट्राइक ना हो पाए, तो वहीं पर क्या हो जाएगी, आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी। ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसी में आप दूसरा पॉइंट लिखिए अल्टरनेटिंग करंट प्रत्येक हाफ साइकिल करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो। आगे लिखिएगा, प्रत्येक हाफ साइकिल करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो पोजीशन को क्रॉस करता है यदि इस क्षण किस क्षण की बात हो रही, इस क्षण की बात हो रही, यदि इस क्षण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा दिया जाए कि आर्क पुनः रीस्ट्राइक ना हो पाए तो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ मैं अभी इससे पहले बता ही चुका हूँ। इसमें मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। एक पहला है आपका वोल्टेज रेस थ्योरी, या तो इसी को हम बोलते हैं स्लीपेन थ्योरी, या तो इसी को हम बोलते हैं रिकवरी रेट थ्योरी, लिख लीजिएगा। दूसरा है एनर्जी बैलेंस थ्योरी, या तो इसी को हम बोलते हैं केसी थ्योरी। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे।
चलिए आइए अब हम लोग अब हमको आप समझ ये गए, यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि इसका यूज मैं एसी सर्किट ब्रेकर में करता हूँ। एसी सर्किट ब्रेकर का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होगी, और मैं करूँगा क्या, जब मेरी एसी सर्किट जो करंट फ्लो हो रही है, जब मेरी करंट ये वाली जो करंट में फ्लो होता हुआ मैं दिखाऊँ, ये फॉल्ट करंट दिखाया हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर को मुझे फॉल्ट की कंडीशन में ओपन करना है, और उसी कंडीशन में मुझे क्या करना, जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रही होती है उसको क्वेंच करना होता है। तो आप ये भी जानते हो कि जैसे सर्किट ब्रेकर आपका अपना कांटेक्ट ओपन करना या कांटेक्ट सेपरेट करना स्टार्ट करता है, सीबी कांटेक्ट के बीच आर्क डेवलप होता है। वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कह सकते हैं, या थर्मल इमिशन के कारण, दोनों के कारण होता है। यहाँ तक आप जानते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ, उसके सीबी कांटेक्ट के क्रॉस आर्क तो डेवलप हो जाएगा, और उस आर्क को बुझाना है, उस आर्क को क्वेंच करना है। उस आर्क को क्वेंच मैं किस कंडीशन में करूँगा, जब मेरी आर्क करंट, या तो मैं इसी को आर करंट बोल दूं या फॉल्ट करंट बोलूं, जब मेरी करंट जीरो पोजीशन पर पहुंचेगी, जीरो पोजीशन पर पहुंचेगी, ये किसी क्षण पहुंचेगी। अगर इस क्षण हमने आर्क को क्विंच नहीं किया तो फिर से करंट फ्लो होने लगेगी। अगर इस कंडीशन में मैं आर करंट को क्विंच कर दूंगा तो यहीं पर आर करंट जीरो हो जाएगी, यहीं पर आर करंट बुझ जाएगी, इधर आगे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो मुझे करना क्या होगा, इसी जीरो पोजीशन पर जिस क्षण मेरी करंट जीरो होती है, इसी क्षण किसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन करके सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस आर्क को क्वेंच करना है। और इसमें दो थ्योरी बताई गई हैं। एक है वोल्टेज रेस थ्योरी या स्लीपेंस थ्योरी या रिकवरी रेट थ्योरी, और दूसरी है एनर्जी बैलेंस थ्योरी और केसी, या इसी को मैं बोलता हूँ केसी थ्योरी। अब चलिए बारी बारी से हम इसके बारे में समझते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। दोनों कंडीशन में जब करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो पोजीशन पर होगी, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप करता हूँ। यही चीज़ मुझे समझाना है। अच्छा, एक चीज़ आप को पहले ही बताया जा चुका है कि जो एसी सर्किट ब्रेकर है, या तो मैं कहूँ अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी करंट है। एसी करंट और डीसी करंट, आप जानते हो कि डीसी की तुलना में एसी सर्किट ब्रेकर में या एसी करंट में आर्क को क्वेंच करना ज़्यादा आसान होता है। और एक चीज़ आप लोग ये भी जान लीजिए कि जैसे कि एयर होता है मेरा, एयर का जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा आप लोग जानते हो 3 kV पर mm होता है। मतलब ये हुआ कि अगर 1 mm गैप के बीच अगर 3 kV का हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एयर हमारी आयनाइज हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर एक बार एयर आयनाइज हो गई तो जो आर्क बनी, अब आर्क को मेंटेन रखने के लिए 3 kV की ज़रूरत नहीं होगी, उससे कम में भी वो आर्क बनी रहेगी। आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि आप जानते ही हो कि आर्क को बनाने में या आर्क को बनने में 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का और दूसरा थर्मल एनर्जी का। तो यही है कि जितनी ज़्यादा हीट होगी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा कोई सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट, ये फिक्स कांटेक्ट है, मूविंग कांटेक्ट, इसके बीच मान लीजिए 1 mm का गैप है, 1 mm का गैप, और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर जो मेरा पार्टिकल एयर है, और यहाँ पर मैं 3 kV का वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। 3 kV का जैसे ही वोल्टेज मैं अप्लाई करूँगा, एयर मेरी आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होने का मतलब ये हुआ कि इसमें आर्क बन जाएगी, आर्क करंट फ्लो होने लगेगी। अब इस आर्क करंट को फ्लो होने पर, जब ये मेरी आर्क करंट बन गई, जब मेरा आर्क सीबी कांटेक्ट बीच बन गया, उसके बाद 3 kV की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद 3 kV से कम वोल्टेज हो थोड़ा तब भी आर्क मेरी बनी रहती है। वो क्यों बनी रहती है, उसका कारण ये है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आर्क बनेगी तो आप जानते हो यहाँ का टेम्परेचर
बढ़ जाएगा। और आप जानते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप उससे कम वोल्टेज पर ही ब्रेकडाउन कर लेंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उससे कम ही वोल्टेज पर आप ब्रेकडाउन कर लेंगे। चलिए, हमारा मेन फोकस हमारे वोल्टेज रेस थ्योरी पे होना चाहिए या तो रिकवरी रेट थ्योरी। तो हेडिंग डालते हैं रिकवरी रेट थ्योरी। रिकवरी रेट थ्योरी। रिकवरी रेट थ्योरी। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक ग्राफ बनाया था जिसमें हम लोग फॉल्ट करंट, हमने आर्क करंट दिखाया था, आर्क वोल्टेज दिखाया था, रिकवरी वोल्टेज दिखाया था, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज दिखाया था। तो वही वाला हम लोग बनाते हैं और उसमें हम पूरा फिगर नहीं बनाते, जितना मुझे ज़रूरत है हम उतना बनाते हैं। और मैं समझता हूँ शायद मेरे चौथे या पाँचवें लेक्चर में उसको बताया गया होगा, और या तो उसमें नहीं बताया गया होगा तो एक लेक्चर आपके पोर्टल पे पड़ा है, आपके ऑनलाइन पोर्टल पे पड़ा है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के नाम से, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो मैं बनाता हूँ वही चीज़, ये कुछ इस प्रकार का है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा, देखिए आपको अगर याद हो तो मैं आधा फिगर बनाता हूँ जितने से मुझे ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से आर्क वोल्टेज बना था। हाँ, कुछ इस तरीके से आर्क वोल्टेज बना था। और ये आर्क वोल्टेज जहाँ बना था, आप जानते हो आर्क करंट भी थी। आपको अगर याद हो तो ये मेरी आर्क करंट हो गई। ये क्या है? आर्क करंट। आर्क करंट लिखते जाइएगा, इस चीज़ को नोट होना बहुत ज़रूरी है, न अदरवाइज ये भूल जाता है। ये मेरा क्या है? आर्क वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज। अब अगर आपको याद हो जब मेरा सर्किट कुछ ऐसा था, यहाँ पर सोर्स था और यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस था फॉल्ट की कंडीशन में लगभग 0 के बराबर हो गया था, और ये इंडक्टर था, ऐसा सर्किट का इंडक्टेंस था, ये सर्किट का इंडक्टेंस था। ये शॉर्ट सर्किट जब हुआ था और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था। और आपको याद होना चाहिए ये सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट हैं, आपको याद होना चाहिए सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट हम कहाँ पर ओपन करते थे? करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर। ये देखिए करंट है, ये आर करंट मेरी फ्लो हो रही है, यहीं पर मैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को ओपन करता था। आपको याद होगा यहाँ पर हम जैसे सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर क्या है? करंट 0 है, करंट 0 की कंडीशन में अगर सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को मैं ओपन कर ले गया तो आर्क मेरी नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में होता क्या था? जब सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट जैसे ओपन होना स्टार्ट होता था, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर जैसे ओपन होना स्टार्ट होता था, होता क्या था? ये मेरा रिकवरी वोल्टेज उस पर अप्लाई होता था। क्या होता था? रिकवरी वोल्टेज। तो ये रिकवरी वोल्टेज कुछ ऐसा हुआ करता था, ये आपको याद होना चाहिए। ये डायरेक्ट कुछ इस तरीके से आपका ये रिकवरी वोल्टेज होता था। मैं इसको लिख देता हूँ रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, लेकिन आप याद होगा सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट में एक स्ट्रे कैपेसिटेंस भी हुआ करता था, एक स्ट्रे कैपेसिटेंस भी हुआ करता था। और इसी स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप हुआ करता था। ये मैं स्ट्राइकिंग वोल्टेज बनाता हूँ। और इसमें ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका VC ऑफ T, आपको याद हो, ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप हुआ करता था, इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस आर्क डेवलप
हो जाता था। तो ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कुछ इस तरीके से बनता था, ये कुछ ऐसा ये क्या है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इतना आप समझ गए होंगे। ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, और ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितने देर के लिए बनता था सीवी कॉन्टैक्ट अक्रॉस, लगभग 0.1 मिलीसेकंड के लिए बनता था। और उसके बाद वो सीधे वो 0.1 मिलीसेकंड के लिए बनता था, और होता क्या था, सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण वो डैम्प होके ख़त्म हो जाता था 0.1 मिलीसेकंड में। देखिए 0.1 मिलीसेकंड के लिए बने या उससे भी कम मिलीसेकंड के लिए बने, या 0.1 मिलीसेकंड के लिए बने, या तो मैं कहूँ 0.01 मिलीसेकंड के लिए बन जाए, 0.01 मिलीसेकंड के लिए भी बन जाए, लेकिन अगर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा बन गया, वोल्टेज की वैल्यू अधिक हो गई, तो फिर से आर्क मेरी बन गई। अगर एक बार आर्क मेरी बन गई तो फिर से मेरी आर्क करंट फ्लो होगी। फिर से वही प्रक्रिया हम करेंगे। आर करंट में हम 0 पोजीशन का इंतजार करेंगे और उस 0 पोजीशन पर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को जैसे हम ओपन करेंगे, अगर सर्किट में स्ट्रे कैपेसिटेंस नहीं होगा तो मेरा रिकवरी वोल्टेज लगेगा। रिकवरी वोल्टेज क्या है, लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। अगर सर्किट में मेरा कैपेसिटेंस को कंसीडर करूं तो वहां पर एक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप होता है, और इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण आर्क मेरी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के पास फिर से अप्लाई होती है, फिर से बन जाती है। तो हमको समझना यही है कि इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज से कैसे बचा जाए, कि आर्क मेरी बन ना पाए। बात को समझिएगा। इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को देखिए, एक चीज आप और ध्यान दीजिए, इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को देखिए, यहाँ पर जो मेरा, इस पॉइंट को फिर से गौर करिएगा, इस पॉइंट में रिकवरी वोल्टेज जो तुरंत बनता है, तुरंत कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन जो आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बनता है, देखिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज देखिए धीरे धीरे बढ़ता है, ये एकदम से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, भले माइक्रो सेकंड में बढ़ा, लेकिन माइक्रो सेकंड लगा तो 0 सेकंड तो नहीं है। इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को बिल्डअप होने पे भले ही माइक्रो सेकंड का टाइम लगा, माइक्रो लगा। अगर आपसे कहा जाए ये कोई माइक्रो सेकंड, ये माइक्रो सेकंड है और ये 0 सेकंड है, ये क्या है, माइक्रो सेकंड है, ये 0 सेकंड है, तो 0 सेकंड की तुलना में माइक्रो सेकंड तो आपका बड़ा ही है। 0 सेकंड की तुलना में आपका माइक्रो सेकंड तो बड़ा ही है। मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो समय ले ही रहा है, कुछ ना कुछ समय तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ले ही रहा है। अगर आप ध्यान दें, अगर इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को आप अलग से बना लीजिए, इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को आपको मैं क्या कह रहा हूँ, इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को आप अलग से बना लीजिए। ये मान लीजिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का पीक है, मैं मान लूँ कि ये डेल्टा टी समय में अपने पीक पर पहुँचता है। मैं मान लूँ कि ये डेल्टा टी समय पर अपने पीक पर पहुँचता है, और जैसे पीक पर हम मानते हैं पीक पर, जैसे ये पीक पर पहुंचा, करेगा क्या, ये जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, इस सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच पुनः आर्क रिस्ट्राइक कर देगा। देखिए हो सकता है इस पीक से कम मान में भी आर्क रिस्ट्राइक हो जाए, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए हमको कुछ वैल्यू तो मानना पड़ेगा। तो मैं ये माना हूँ कि पीक वोल्टेज पर आर्क मेरी फिर से रिस्ट्राइक हो जाएगी।
तो अब आपको ये समझना है कि इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज से बचा कैसे जाए। तो वही चीज़ इस थ्योरी में बताया गया, वही चीज़ इस थ्योरी में बताया गया, इस रिकवरी रेट थ्योरी में बताया गया है। इसको आइए हम लोग पहले समझते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर उसके बाद आपको हम लिखाते हैं रिकवरी रेट, उसको भी मैं लिखाऊंगा। रिकवरी रेट थ्योरी में आपको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप ये मानिए कि आपका ये कोई सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, आप एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये मान लीजिए आपने ये रेफरेंस लाइन ले लिया है और यहाँ पर आपका ये वाला, यहाँ पर आपका ये फिक्स कांटेक्ट है, ये क्या है, फिक्स कांटेक्ट है, और ये मूविंग कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट। अभी ये क्लोज कंडीशन में हमसे इससे कोई मतलब नहीं। अभी दूसरी एक कंडीशन मैं लेता हूँ, केवल समझाने के लिए है, बनाना चाहें तो बना लीजिए। दूसरी कंडीशन में मैं क्या मानता हूँ कि ये मेरा सर्किट कोई फॉल्ट आया और सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट किया, और इसके बीच गैप कितना क्रिएट हुआ, इसके बीच जो मेरा गैप बना, पहली कंडीशन में मानता हूँ कि मेरा 50 mm का गैप बना, 50 mm का गैप बना। और 50 mm के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा क्या होगा, अगर एयर है तो 50 mm के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा क्या होगा, 50 × 3 kV, तो 5 × 15 लगभग 150 kV। क्या हुआ, 150 kV का वोल्टेज चाहिए इसको ब्रेकडाउन होने के लिए। अब दूसरी कंडीशन ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखिए फिक्स कांटेक्ट मेरा वहीं पर स्थिर रहता है, केवल मूविंग कांटेक्ट मूव करता है। तो मूविंग कांटेक्ट अब मान लीजिए और ज़्यादा इसमें गैप क्रिएट कर दिया, और ज़्यादा आपका गैप क्रिएट करके आप ये मानिए कि 50 की जगह ये क्या कर दिया, 100 मिलीसेकंड का गैप कर लिया। कितने का कर लिया, 100 मिलीसेकंड का ये गैप कर लिया। 100 मिलीसेकंड के लिए 100 mm का गैप किया, मिलीसेकंड नहीं mm का। तो 100 mm का गैप के लिए एयर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, 300 kV हो जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा, 300 kV हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, अगले एग्जाम्पल में मैं ये लेता हूँ कि ये मेरा गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मूविंग कांटेक्ट है, ये फिक्स कांटेक्ट मेरा वहीं पर रहेगा, और इसके बीच जो गैप बन गया, इसके बीच जो गैप बना, इसके बीच में मान लेता हूँ गैप बना 120 mm का गैप अब बन गया। 120 mm के गैप के लिए 120 mm के गैप के लिए कितना हो जाएगा, 120 mm के गैप के लिए आपका कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा, 12 36 360 kV, 360 kV इतना वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं मान लूँ, अब देखिए इसको मैं एक पॉइंट वाइज ड्रा करूँ। मान लूँ कि ये मेरा जो पहला वाला 150 kV है, ये देखिए इधर वाला एक्स एक्सिस टाइम दिखा रहा है, और ये ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर मैं मान लूँ कि 150 जो 150 kV का पॉइंट करीब यहाँ पर है और 300 kV का पॉइंट करीब यहाँ पर है, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर इनको मिला दिया जाए तो आप देखेंगे अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बताने का क्या मतलब है, ये इनको हमने मिलाया तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पर है 150 kV ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पर कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहाँ पर है 300 kV वोल्टेज। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज़ और समझिए, आप ये समझिए
150 kV ब्रेकडाउन वोल्टेज कब चाहिए? जब हमारा टाइम है, आप मान लीजिए टाइम, आप इसको मानिए, यहाँ से समझिएगा, आप मानिए कि ये अभी 50 mm का गैप है, फिर 1 मिलीसेकंड बाद ये 1 मिलीसेकंड बाद ये गैप हो जाता है 100 mm का, और दोबारा फिर से 1 मिलीसेकंड बाद ये गैप हो जाता है 120 mm का। तो ये कितने समय में हुआ? 1 मिलीसेकंड में। ये कितने समय में हुआ? 1 मिलीसेकंड में। मैं क्यों समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 मिलीसेकंड में गैप, जब 1 मिलीसेकंड में जब मेरा गैप कितना हुआ? 1 मिलीसेकंड में जब मेरा गैप पहले क्लोज था, 1 मिलीसेकंड में जैसे मेरा गैप बना 50 mm का, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे कितना चाहिए? 50 kV चाहिए। अब फिर उसके 1 मिलीसेकंड बाद मेरा गैप कितना हो जा रहा है? 100 mm गैप हो जा रहा है। उस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे कितना चाहिए? 300 kV चाहिए, ये वाला। आप ये मानिए यहाँ पर, ये मानिए कि यहाँ पर फिर से 1 मिलीसेकंड बाद, पहले ब्रेकर मेरा क्लोज था, कोई रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं बना, ब्रेकर मेरा क्लोज था, कोई रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं बना। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरी आर्क बनी हुई थी उस टाइम कोई रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं बना, लेकिन जब करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर आर को क्विंच करना चाहा, या करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर आर को हम एक्सटिंग्विश करना चाहें, या आर करंट को ब्रेक करना चाहें, जब आर करंट को हम ब्रेक करना चाह रहे थे, उस कंडीशन में स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बना। और ये इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को मैं यहाँ पर शो किया हूँ। ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जैसे ही बना, देखिए हम क्या देखते हैं, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट जैसे मैं ओपन करना स्टार्ट किया, पहली कंडीशन में 50 mm का गैप बना, तो उसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा 150 kV चाहिए। दूसरी कंडीशन में 100 mm का गैप बना, उस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा 300 kV चाहिए। आप देख रहे होंगे ये 300 kV। तो पहली कंडीशन 1 मिलीसेकंड बाद आई, और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आई, ये वाली जो दूसरी कंडीशन आई, ये भी 1 मिलीसेकंड बाद आई। बात को समझिएगा। अब ये देखिए, ये 150 kV है, यहाँ पर कितना है? ये 150 kV है, यहाँ पर कितना है? 300 kV है। ये क्या है? आप इसको और अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसी पॉइंट पर 1 मिलीसेकंड बाद, ये जो 1 मिलीसेकंड बाद जो ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, अगर इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, तो आप ये कहेंगे कि 150 से कुछ कम होगा कि नहीं होगा? 150 से कुछ कम होगा। तो आप ये मान लीजिए कि मानते ही 100 kV है। आप क्या मान रहे हैं? 100 kV है। अब दूसरी कंडीशन में फिर 1 मिलीसेकंड बाद आप देख रहे हैं, ये 300 kV है हमारा। ब्रेकडाउन करने के लिए वोल्टेज मेरा कितना चाहिए? 300 kV। और डाइलेक्ट्रिक ये आपका कितना है? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका इस टाइम कितना बन रहा है? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज देखिए 300 से कम बनेगा, 150 से अधिक बनेगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, आप 130 kV मान लीजिए। अभी आपको समझ में आने वाला है, अभी आपको समझ में आएगा। अब ये मेरा क्या है, इसको मैं चाहे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहूँ, चाहे TRV बोलूँ, TRV ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, और इसी को मैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी बोलता हूँ। अब यहाँ पर अब समझने वाली बात आ रही, अब ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत ध्यान की ज़रूरत है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आने वाला है। अभी हम क्या बोलें, अभी मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज था पहली कंडीशन में, उसके बाद सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हुआ, तो 1 मिलीसेकंड बाद कितना? यहाँ से ये पहले क्लोज था, इसके 1 मिलीसेकंड बाद यहाँ पर, ये हम क्लोज पोजीशन समझाने के लिए बताए हैं। बाकी यहाँ पर उस टाइम आर्क बनी रही होगी, ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए क्लोज पोजीशन समझिएगा। ये केवल समझने के लिए बताया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना गैप तो बनता ही नहीं है कि, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं समझाना, आप ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन में मान लीजिए मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज है, अब ओपन होना स्टार्ट हुआ। ओपन होना जैसे ये सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट हुआ, 1 मिलीसेकंड बाद इसमें कितना गैप हुआ? 50 mm का गैप हुआ। और इसके लिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ
ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना चाहिए, 150 kV चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे कितना चाहिए, 150 kV चाहिए। ध्यान दीजिएगा फिर से, 1 मिलीसेकंड में जब मेरा गैप बना 50 mm का, 1 मिलीसेकंड में जब गैप मेरा बना 50 mm का, तो इस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना चाहिए, 150 kV ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए। कितना चाहिए, 150 kV का ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए। अगर 150 kV से कम वोल्टेज है, अगर 150 kV से कम वोल्टेज है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर 150 kV है या 150 kV से अधिक है, अगर 150 kV है या तो 150 kV से अधिक है तभी ब्रेकडाउन होगा। तो आप यहाँ पर आइए, जब 1 मिलीसेकंड बाद मेरा गैप 50 mm का बन गया तो उस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना होना चाहिए, 150 kV। ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना होना चाहिए, 150 kV। ब्रेकडाउन वोल्टेज में कहूँ या इसी को मैं दूसरे फॉर्म में कह दूँ, दूसरे तरीके से मैं ये कह दूँ, इस कंडीशन में मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस कंडीशन में मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 150 kV के अनुसार हो गई, 150 kV के बराबर हो गई। अगर मैं 150 kV की या 150 kV कहूँ या 150 kV वोल्टेज में अप्लाई करूँगा तभी मेरा सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट क्रॉस आर्क बनेगा, अदरवाइज आर्क नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 1 मिलीसेकंड बाद आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 150 kV है। और जो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज है या रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, उस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के उस क्षण मान, उस क्षण 1 मिलीसेकंड बाद, 1 मिलीसेकंड बाद जो क्षण आया, इस क्षण उसका कितना वोल्टेज है, 100 kV है, 100 kV है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, फिर 1 मिलीसेकंड बाद जब इसमें सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच गैप हो गया 100 mm का, तो इस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना चाहिए, 300 kV। इस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना चाहिए, 300 kV। आप देखिए, इसके जस्ट 1 मिलीसेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पर आया पॉइंट, इस पॉइंट पर मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहूँ या ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे कितना चाहिए, 300 kV। और इस टाइम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज मेरा कितना है, 130 kV है, 130 kV। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ये ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज मेरा क्या है, कम है। ये ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज मेरा क्या है, कम है। और ये ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कहाँ लगेगा, इस CV कांटेक्ट के अक्रॉस लगेगा। अब आप जानते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा कितना होना चाहिए, 300 kV होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कितना है, 130 kV है। तो इसकी तुलना में ये वाला आपका कम हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर्क आपकी बुझ जाना चाहिए। यहाँ से कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि जो मेरा ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज जैसे बढ़ रहा, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज मेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर उससे अधिक स्पीड से, अगर उससे अधिक स्पीड से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मैं समझाने के लिए बताया हूं, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज समझाने के लिए बताया हूं, इसका मतलब यही ना है कि आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, गैप बढ़ाकर सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस आप गैप बढ़ाकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, गैप बढ़ाकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ TRV से अगर अधिक हो गई तो आपके सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट क्रॉस आर्क बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन वोल्टेज उस टाइम ज़्यादा होगा, और जबकि मेरा अप्लाइड वोल्टेज, जबकि मेरा ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज के कारण जो अप्लाइड वोल्टेज है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज के कारण जो इस सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है उस क्षण वो कम है। किससे कम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का मान कम होगा तो उसमें आर्क नहीं बनेगी। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर यहीं पर जो आपने ये क्या है, ये वाला ग्राफ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि मैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे अप्लाई करके बढ़ा रहा हूँ। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान लीजिए इसके अनुसार बढ़ती, ये अगर इसके अनुसार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती तो क्या होता, आप केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस कंडीशन में 1 मिलीसेकंड में देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखिए इस 100 से तो कम होगा, तो मान लीजिए 50 के भी होगा। तो इस क्षण 1 मिलीसेकंड बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना चाहिए, 50 केवी। और यहाँ पर टीआरबी का वोल्टेज कितना है, 100 केवी। तो टीआरबी का वोल्टेज इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में आर्क मेरी बन जाएगी। तो मुझे इस कंडीशन में नहीं बनाना है, मुझे ये वाली कंडीशन नहीं लेना है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे करना क्या है, करना ये है कि जिस दर से ये टीआरबी बढ़ रही है, अगर उससे अधिक दर से या उससे अधिक तेज़ी से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाऊँ, अगर उससे अधिक तेज़ी से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाऊँ तो क्या होगा, आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी। क्यों क्वेंच हो जाएगी आप समझ रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर ये जो फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट जो क्लोज दिखाया गया है, ये क्लोज सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है, बाकी ये ओपन ही होता है। आपको याद होगा सर्किट ब्रेकर ओपन ही होता है और उसमें आर्क बनी रहती है और हम आर्क को तब ब्रेक कर पाते हैं जब करंट मेरा 0 पोजीशन पर होता है। तो उसी को समझने के लिए मैं क्या समझाऊं कि करंट मेरी 0 पोजीशन पर है तो आर्क मेरी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको क्लोज दिखा दिया हूँ, अदरवाइज ये ओपन ही है। अब इसका गैप कम है कि ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ गैप होगा। लेकिन मैं ये माना हूँ कि करंट जिस क्षण करंट 0 हुई होगी उस टाइम आर्क मेरी 0 रही होगी। तो उसी को समझाने के लिए मेरी आर्क करंट 0 रही होगी, उस आर्क करंट को 0 समझाने के लिए मैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को क्लोज समझाया हूँ। इस पूरे थ्योरी से हमको सिर्फ ये समझना है कि अगर जितनी तेज़ी से मेरा टीआरबी वोल्टेज बढ़ रहा है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर उससे अधिक तेज़ी से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, अगर उससे अधिक तेज़ी से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाऊं, तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी, आर्क मेरी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यही चीज़ समझना है। देखिए, चूँकि ये अचानक से मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं बढ़ा है, अचानक से अगर बढ़ता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, शायद मैं ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं कर पाता। लेकिन ये कुछ टाइम ले रहा है, मैक्सिमम मान अपने आने में देखिए डेल्टा टी का समय ले रहा है। अगर अचानक से होता तो तुरंत 0 समय में ये आता, 0 समय में मैक्सिमम आता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कैपेसिटर के कारण मुझे एक तो ये लाभ मिला कि भले ही रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप हुआ, लेकिन वो अपना मान बढ़ाने में या अपनी वैल्यू बढ़ाने में कुछ समय लेता है। वो भले माइक्रो सेकंड में ले या मिली सेकंड में ले, इससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ समय लेता है। उसी समय का मैं फ़ायदा उठाते हुए क्या करूँगा, उससे कम ही समय में मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दूंगा। अगर उससे कम समय में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाऊंगा तो होगा क्या, मेरी आर्क क्वेंच हो जाएगी। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं इस चीज़ को हटा के इसी चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ, आपको समझ में तो आया होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हूँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल गैप सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट बढ़ाकर एग्जाम्पल लिया हूँ कि मैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच गैप बढ़ाकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ। लेकिन और भी विधियाँ हो सकती हैं। सर्किट ब्रेकर में ब्लास्ट इफेक्ट करके मैं बढ़ा सकता हूँ, सर्किट ब्रेकर में मैं कूलिंग करके बढ़ा सकता हूँ, तो और भी विधियाँ हो सकती हैं। बस मेरा पर्पज़ क्या है, मेरा पर्पज़ है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना, किसकी तुलना में, इस टीआरबी वोल्टेज की तुलना में, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की तुलना में, या तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की तुलना में। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी को लिखिएगा, अब इसी चीज़ को लिखिएगा। इस थ्योरी के अनुसार
इस थ्योरी के अनुसार यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको यहाँ पर लिखिएगा, इस थ्योरी के अनुसार यदि CB कांटेक्ट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ये किस क्षण होगा, इसमें लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, आप ये ज़रूर समझिएगा कि करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो पोजीशन की बात हो रही है। इस थ्योरी के अनुसार यदि CB कांटेक्ट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ TRV की तुलना में, TRV मतलब ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ जाए तो CB कांटेक्ट के बीच आर्क रीस्ट्राइक नहीं होगी, अर्थात आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी। मतलब ये हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ, हो सकता है हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल लग रही हो। इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेट greater than RRV, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बढ़ने की दर की अपेक्षा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की दर, यही है, ये रेट यही बढ़ रहा है, ये रेट है ना, ये समझ में आ रहा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेट ग्रेटर देन RRV, अगर इस RRV की तुलना में ये इसका रेट अधिक है तो मेरी आर्क क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो आर्क विल एक्सटिंग्विश, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको समझाया जा ही चुका है तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसको हटा के लिखते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगी मुझे भी लिखने में। तो यहाँ से आप समझ ये पा रहे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेट अगर आप बढ़ा दें किसकी अपेक्षा से, TRV की अपेक्षा से, TRV की तुलना में बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या, आर्क आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए करते क्या हैं, ये सब करने के लिए किया क्या जा सकता है। ये सब करने के लिए देखिए 3-4 विधियां हैं और उसमें मैं ये चीज़ बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो आप या तो जो आर्क जब बनता है तो आयनाइज पार्टिकल बनता है, अगर उस आयनाइज पार्टिकल को फिर से रिकम्बाइन कर दीजिए, फिर से न्यूट्रल बना दीजिए, फिर से रिकम्बाइन कर दीजिए, तब आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। या तो CB कांटेक्ट के बीच जो आयनाइज पार्टिकल है उसको वहाँ से स्वीप कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, वो आयनाइज पार्टिकल हटा के फ्रेश वहाँ पर आ जाए पार्टिकल,
तो दोनों कंडीशन में आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसकी 3-4 विधियां हैं, उसको आप लिख लीजिए। पहला पूछा जाता है कभी कभार लेंथनिंग ऑफ गैप। दूसरा है कूलिंग के द्वारा भी हम कर सकते हैं। आप समझ ही रहे हो, अगर टेम्परेचर हम घटाएंगे या कूलिंग करेंगे तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ये चीज़ बताया भी जा चुका है। और या तो ब्लास्ट इफेक्ट करें, ब्लास्ट इफेक्ट से भी होता है। एक विधि होती है इंक्रीजिंग द प्रेशर इन विसिनिटी ऑफ आर्क। अगर आर्क के आसपास का मैं प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर में बढ़ा के भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। प्रेशर बढ़ाने से होता क्या, ये ज़्यादा आसानी से रिकम्बाइन हो सकते हैं, जो आयनाइज पार्टिकल हैं ज़्यादा आसानी से रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरे रिकवरी रेट थ्योरी में, या इसी को मैं बोलूं वोल्टेज रेस थ्योरी या स्लीपमैन थ्योरी बोलूं, इस पूरे थ्योरी में आपने ये समझा होगा कि इस विधि में ये बताया गया है कि जिस रेट से मेरा स्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर उससे अधिक रेट का मतलब दर से, अगर उससे अधिक दर से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, तो होगा क्या, मेरी आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आर्क मेरी बुझ जाएगी। एक और है, दूसरी विधि क्या है, एनर्जी बैलेंस थ्योरी या केसी थ्योरी। एनर्जी बैलेंस थ्योरी या केसी थ्योरी। तो दूसरा आप लिखिएगा, दूसरा एनर्जी बैलेंस थ्योरी। चलिए, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले ये हम समझते हैं, देखिए होता क्या है, होता यह है, ये जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, इसी कांटेक्ट के क्रॉस आर्क मेरी बनती है, यहीं पर मेरी आर्क बनती है। और जब ये आर्क बनती है तो आप ये जानते हैं यहाँ पर हीट होती है। अगर इससे भी एक स्टेप पहले और अगर मैं बात करूं, तो जब मैं यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, या तो सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करें या फाल्ट करें को ब्रेक करें, केवल समझाते हैं, समझाने के लिए समझिए। जैसे ही मेरा सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट ओपन होना स्टार्ट होगा, इसके बीच वोल्टेज अप्लाई होगा और इस वोल्टेज के कारण यहाँ पर आर्क डेवलप हो जाएगी। और जब आर्क बनेगी तो उसका टेम्परेचर भी बनेगा। आप जानते हो आर्क बिना टेम्परेचर के बन नहीं सकता है। तो होता क्या, जब आर्क मेरी बनेगी, आर्क यहाँ पर जब मेरी आर्क यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर हीट डेवलप होगी। और अगर हीट डेवलप हो गई तो अब अगर हीट मेरी यहाँ पर बन गई, मान लीजिए यहाँ पर पहले आपने 3 kV अप्लाई किया तो आर्क आपकी बन गई, हीट डेवलप हो गई। तो अब जब यहाँ पर आर्क बन गई तो अब यहाँ पर 3 kV वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होगी, अब उससे कम ही वोल्टेज में यहाँ पर आर्क बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ये जो हीट बनी, अगर इस हीट को आप रिमूव कर दीजिए, जो आयनाइज पार्टिकल है, जो आर्क है, आर्क क्या है, आर्क जब आर्क मतलब धीरे आप समझ लीजिए,
जब बल्क मात्रा में आयनाइज पार्टिकल हो जाते हैं, जब बल्क मात्रा में आयनाइज पार्टिकल हो जाते हैं तो वही आर्क का फॉर्म लेता है। और आर्क क्या है? एक तरीके से आग है या हीट है। अगर उस हीट को आप किसी तरीके से रिमूव कर दें, अगर उस हीट को आप किसी तरीके से रिमूव कर दें तो आर्क आपकी क्या हो जाएगी? क्वेंच हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर उस हीट को किसी तरीके से आप रिमूव कर दें तो आर्क आपकी क्वेंच हो जाएगी। चलिए आइए इसी चीज़ को मैं समझता हूँ। इसमें करते क्या है? इसमें करते ये हैं, जिस दर से मेरी हीट डेवलप हो रही है, जिस दर से मेरी हीट डेवलप होगी, जब आर्क बनेगी तो जिस दर से मेरी हीट डेवलप होगी, अगर उससे अधिक दर से हीट डिसिपेट कर दें तो क्या होगी? आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा था उसमें एक रेड कलर का हमने ये क्या बनाया था, आप पिछले वाले फिगर में आपने ध्यान दिया होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने कुछ ऐसा बनाया था। ये क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको याद होगा जब आपका टीआरबी कुछ ऐसा था, मतलब जब आपका टीआरबी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर ये आप बनाइए टीआरवी, ये किस चीज़ का ग्राफ है? टीआरवी का है और इसका रेट ऑफ राइज ऑफ आरआरवी है। रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? लो है। क्या है? लो है। और एक और बनाता हूँ मैं, ये भी क्या है? टीआरवी है। ये भी क्या है? टीआरवी है और इसका रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? हाई है। तो आप यहाँ से बताइए, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और ये टीआरवी का ग्राफ है एक, और ये मेरा टीआरवी का ग्राफ है। यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, मान लो मैं T1 समय ले लूँ, तो इस T1 समय के अनुसार ये मेरा क्या है? T1 समय है। तो इस T1 समय के अनुसार कुछ इस तरीके से मुझे ये पॉइंट एक मिलेगा, एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा और एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा। और यहाँ से मैं देखूँ यहाँ से ये वाला मेरा पॉइंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए ये वोल्टेज होगा। और ये टीआरबी इस टाइम इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ये वाला टीआरबी इसी T1 टाइम पर ये वाला अधिक होगा, मतलब कि आरआरबी हाई है। अगर ये वाला पॉइंट इस T1 टाइम पर टीआरबी वोल्टेज आपका इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अधिक है तो क्या होगा? आर्क बन जाएगी। क्या होगा? आर्क बन जाएगी। तो इस वाले में क्या हो जाएगा? आर्क रीस्ट्राइक। लेकिन इस टीआरवी के लिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस टीआरवी के लिए आप देख रहे हैं ये वोल्टेज, इस टीआरवी का वोल्टेज T1 टाइम पर जो वोल्टेज हमको मिला इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तुलना में कम है। तो इस टाइम में आपका क्या होगा? आर्क नहीं बनेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर्क नॉट रीस्ट्राइक। ये केवल ऐसे समझने के लिए आपको बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी बैलेंस थ्योरी का मतलब ये है, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, एनर्जी को ध्यान में रखा गया। एनर्जी बैलेंस थ्योरी, एनर्जी को ध्यान में रखा गया है। होता क्या है? जैसे जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस जब आर्क बनती है तो हीट डेवलपमेंट होता है।
अगर जिस दर से हीट बन रही है, अगर जिस दर से हीट बन रही है उससे अधिक दर से हीट को मैं हटा दूं, जिस दर से हीट बन रही है उससे अधिक दर से, बात को समझिएगा, जिस दर से आपकी हीट बन रही है उससे अधिक दर से हीट को डिसिपेट कर दूं, हीट को डिसिपेट कर दूं तो हो गया क्या, आर्क आपकी बुझ जाएगी। यही चीज़ आपको समझ लिखना है। अगर जिस दर से आपकी हीट बन रही है, जो मैं हीट डिसिपेट कर रहा हूँ, जो मैं हीट आपको बाहर छोड़ रहा हूँ, या हीट में वहाँ से CB कांटेक्ट अक्रॉस से मैं जो हटाता हूँ, अगर उससे कम दर से मैं हटाता हूँ, अगर उससे कम दर से मैं हटाऊँगा तो होगा क्या, आर्क मेरी बनी की बनी रहेगी। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। CB कांटेक्ट के अक्रॉस जो मेरी आर्क बनती है उससे हीट मेरा डेवलप होता है, ठीक है। जिस क्षण करंट मेरी जीरो होती है, बहुत बेसिक से समझिएगा, जिस क्षण मेरी करंट जीरो होती है, अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये आप जानते, ये आपका आर्क वोल्टेज है, ये आर्क वोल्टेज है, और ये आपकी आर्क करंट है। यहाँ पर इस क्षण, बात को समझिएगा, इस क्षण हुआ क्या, आपका ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस आपका क्या बना, आर्क बना। ये आपका क्या है, आर्क, ये फिक्स कांटेक्ट है आपका, ये मूविंग कांटेक्ट है। अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए इससे कोई करंट फ्लो कर रही है, ये इससे कुछ इस तरीके से ये आपकी कोई करंट फ्लो कर रही है, मानते हैं कि आर्क करंट ये फ्लो कर रही है। आर्क करंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्क करंट आपकी अधिक है और यहाँ पर घट कर देखिए, यहाँ पर आर्क करंट जीरो हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही आर्क करंट जीरो, ये देखिए कितना है, ये एकदम किसी क्षण जीरो हुआ होगा। तो भले इसमें आर्क बनी है, अभी क्या ये आर्क करंट फ्लो हो रही है, देखिए आर्क करंट फ्लो हो रही है, आर्क करंट फ्लो हो रही है, लेकिन एक क्षण ऐसा है कि यहाँ पर आर्क करंट जीरो हो गई, फिर उसके बाद आर्क करंट फ्लो होने लगे, फिर उसके बाद आर्क करंट फ्लो होने लगी, फिर एक क्षण ऐसा आया कि फिर ये जीरो हो गई, यहाँ के बाद फिर आर्क करंट फ्लो होने लगी, फिर आर्क करंट फ्लो होने लगी, ये आर्क करंट फ्लो हो रही है। एक क्षण ऐसा आया कि इस क्षण यहाँ पर फिर से जीरो हुआ। तो ये आर्क करंट जो फ्लो हो रही है, ये आर्क करंट जो फ्लो हो रही है, एक क्षण ऐसा आया, एक क्षण ऐसा क्या आया कि उस क्षण ये इसने क्या देखा, आर्क करंट जीरो। तो उसी क्षण, केवल उसी क्षण यहाँ पर जो आर्क करंट जीरो हुई होगी, और वो इतने समय एक क्षणिक है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो रियल चीज़ है, लेकिन जो वास्तविकता हमारी तो यही है कि किसी क्षण ये जो आर्क मेरी बनी थी, किसी क्षण जो आर्क मेरी बनी थी वो जीरो हुई होगी। अगर जिस क्षण जीरो हुई है, अगर उस टाइम हमने कुछ किया तो ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर से आर्क बन जाएगी, तो फिर से ये आर्क यहाँ ऐसे बन जाएगी, फिर से यहाँ पर ये आर्क बन जाएगी। अगर जिस क्षण मेरी आर्क जीरो हुई होगी, जिस क्षण आर्क करंट मेरी जीरो हुई होगी, ध्यान दीजिएगा, जिस क्षण आर्क करंट मेरी जीरो हुई होगी, जिस क्षण आर्क करंट मेरी जीरो हुई होगी, तो उस टाइम आर्क करंट जीरो होगा। आर्क करंट जीरो होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कोई आर्क नहीं होगा, यहाँ पर कोई आर्क नहीं होगा। अगर इस क्षण यहाँ से जो भी यहाँ पर हीट है, इसको मैं रिमूव कर दूं, इसको मैं डिसिपेट कर दूं, तो होगा क्या, आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी। इसी को दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि जिस दर से मेरा स्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जिस दर से स्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा डेवलप हो रहा है, अगर उससे अधिक दर से मैं हीट को डिसिपेट कर दूं तो आर्क मेरी बुझ जाएगी, या तो मैं ये कहूं कि आर्क मेरी रिस्ट्राइक नहीं हो पाएगी। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
लिखिएगा, इस थ्योरी के अनुसार, और ये सब होता क्या करंट जीरो के दौरान, इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार यदि हीट डिसिपेशन की दर हीट डिसिपेशन की दर हीट डेवलपमेंट की दर से अधिक हो जाए तो आर्क रीस्ट्राइक नहीं हो पाएगी। अर्थात आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी। एनर्जी बैलेंस थ्योरी ये कहता है कि अगर हीट डिसिपेशन की दर हीट डेवलपमेंट की दर से अधिक हो जाए, किसकी दर अधिक होगी? हीट डिसिपेशन। अगर हीट डिसिपेशन की दर हीट डेवलपमेंट की दर से अधिक हो जाए तो आर्क रिस्ट्राइक नहीं होगी। आर्क रिस्ट्राइक नहीं होने का मतलब ये है कि आर्क आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। लिखिएगा, इस विधि में, इसी में आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं। इस विधि में लेंथनिंग कूलिंग स्प्लिटिंग, इस विधि में लेंथनिंग, कूलिंग, स्प्लिटिंग करके हीट को रिमूव किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। पहले ये आपने ये समझा होगा कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस जिस दर से हीट डेवलप होती है, आप जानते हो कि सीबी कांटेक्ट के अक्रॉस आर्क बनने के लिए एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आवश्यक कारण होता है, दूसरा हमारा टेम्परेचर होता है या हीट होता है या थर्मल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस दर से आपकी थर्मल एनर्जी डेवलप हो रही है, जिस दर से थर्मल एनर्जी आपकी डेवलप हो रही है आर्क बनाने के लिए, अगर उससे अधिक दर से उसको डिसिपेट कर दिया जाए या उसको बाहर कर दिया जाए, कहाँ से बाहर कर दिया जाए? सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच से बाहर कर दिया जाए। सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच में क्या बन रहा है? हीट बन रहा है, हीट डेवलप हो रहा है, और उसी जिस दर से हीट डेवलप हो रहा है उससे अधिक दर से उस हीट को हम रिमूव कर दें, हीट को डिसिपेट कर दें, तो क्या होगा? सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच आर्क आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी या आर्क रिस्ट्राइक नहीं हो पाएगी। यही चीज़ कहलाता है एनर्जी बैलेंस थ्योरी। इसके लिए आप क्या करते हैं? हीट को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं? लेंथनिंग का यूज करते हैं, कूलिंग का यूज करते हैं और स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको बताया गया। पिछली क्लास थी हाई रेजिस्टेंस मेथड और आज की क्लास है लो रेजिस्टेंस मेथड या
लो रेजिस्टेंस मेथड या करंट जीरो मेथड। यहाँ से आर्क एक्सटेंशन के जो प्रोसेस हैं, जो आर्क बुझाने की विधियाँ हैं, यहाँ से आपकी कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग अगले स्टेप पर चलेंगे, उसमें हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे, या तो हो सकता है सर्किट ब्रेकर के बारे में अगली क्लास हो। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को जो भी आज बताया गया होगा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।